नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनका इस्तीफा जो हुआ उसके ऊपर और उसकी वजहें क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या हैं। इस पे अभी भी बहुत सारी चर्चा हो रही है। हालांकि वो एक इवेंट जो है वो डन एंड डस्टेड है, वो ऑलरेडी हो चुका है और उसमें अब कुछ और बदलाव होने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन उसकी क्या क्या वजहें हो सकती हैं, उन्होंने अधिकारियों से क्या कहा, कैसे उन्होंने खुद को प्राइम मिनिस्टर से ऊपर मानना चालू कर दिया था, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि सुप्रीम होना और सुप्रीमेसी का घमंड होना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो वो अभी भी उस पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के हवाले से अलग अलग खबरें निकल के आ रही हैं कि कहाँ उसने क्या किया था जो गवर्नमेंट को डिस्कम्फर्ट कर रहा था। गवर्नमेंट जो है उसको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड ये आए थे वाइस प्रेसिडेंट करके। तो इन जनरल होता क्या है कि जो गवर्नमेंट की सलाह से, गवर्नमेंट के साथ चल के सभा को चलाया जाता है। और जनरली भी अगर आप देखेंगे तो जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया में या फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो जो काम करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके एडवाइस पे ही करते हैं और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी होता है। तो उस वजह से गवर्नमेंट के साथ डिस्कम्फर्ट हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करी और अपना जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया और उनको कोई मनाने भी नहीं गया। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक फॉर्मल ट्वीट किया गया, एक्सपोज किया गया और उनको विदाई दे दी गई। ना कोई उनका फॉर्मल स्पीच हुआ, ना कोई फेयरवेल हुआ, कुछ नहीं। अब अगला सवाल ये उठता है कि कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति, कौन हो सकता है, किस तरह का हो सकता है। क्या वो बीजेपी से होगा, क्या वो एनडीए से होगा, बीजेपी के अलाई जो पार्टीज हैं उनसे होगा, कौन आ सकता है। क्या विपक्षी दल कुछ ऐसा कर पाएंगे कि उनका कोई वाइस प्रेसिडेंट बन जाए। आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो जानते हैं अभी के टाइम पे आपने देखे रहेंगे बहुत सारी चर्चाएं अलग अलग जोरों पे चल रही हैं। कुछ उसमें तुक्के हैं जिनके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि कौन कौन बन सकता है, किस पे गवर्नमेंट विचार कर रही है। तो गवर्नमेंट सोर्सेज से जो धीरे धीरे खबरें आ रही हैं उन खबरों से ये पता चल रहा है कि इस वाइस प्रेसिडेंट की लाइन में बीजेपी के नेचर को देखते हुए और अभी की प्लानिंग के हिसाब से देखते हुए, क्योंकि ये 5 साल की नियुक्ति होगी, ये 5 साल के लिए इलेक्शन होगा, तो वो चाहती है कि एक ऐसा इंसान हो जो जिसको जब किया जाए, जब भी अनाउंस किया जाए, बीजेपी का हमेशा से तरीका रहा है कि पहले वो ये तरीका ढूंढते हैं कि किसी भी तरह से जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी के साथ समन्वय बनाया जा सके। पर कुछ ऐसा हुआ है कि 2014 से ही कभी भी विपक्ष समन्वय के पक्ष में रहा ही नहीं है। जो भी ये गवर्नमेंट करती है उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो भी करना हो वो ये विपक्ष करता है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। तो यहाँ पे भी समन्वय बनने के चांसेस बहुत कम लगते हैं। तो जब समन्वय बनने के चांसेस कम लगते हैं तो बीजेपी क्या करना चाहती है। बीजेपी करना ये चाहती है कि कोई हार्ड कोर बीजेपी का आदमी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी से आता हो, जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसमें बिलीव करता हो, उसका जो डिसिप्लिन है जिसको वो लोग हमेशा कहा करते थे पार्टी विद डिफरेंस, उसमें बिलीव करता और उसी से वो हो, उसी में पला बढ़ा हो। तो ऐसे कौन कौन लोग हो सकते हैं। तो कुछ नामों की जो चर्चा चल रही है जोरों पे, हम उनका पहले उनका नाम सुनेंगे और उसके बाद एक एक के बारे में हम कहेंगे कि उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है एंड क्या चीजें जो उनको इस पोस्ट पे इलेक्ट होने के लिए हेल्प कर सकती है, क्या ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए नेगेटिव है। पहला नाम जो सबसे जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो कर्पूरी ठाकुर हैं, उनके जो बेटे हैं रामनाथ ठाकुर के बारे में चर्चा चल रही है, क्योंकि वो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं केंद्र में। और वो जिस दिन उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा हुआ उसके 2 दिन बाद जेपी नड्डा, किरण रिजिजू और अन्य मंत्रियों से मिले थे। तो ये एक चल रहा है कि भाई कहीं वो क्या उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। उनके लिए सबसे ये है कि वो बिहार इलेक्शन सर पे है, वो पिछड़ी जाति से आते हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, बहुत सौम्य, मीठा बोलने वाले और बहुत कहते हैं छपास और दिखास से बाहर रहने वाले नेता हैं। ये उनके स्ट्रेंथ है। उनकी
कह लीजिए नेगेटिव उनके पॉइंट में, वीकनेस तो नहीं बोल सकते, बट उनके राष्ट्रपति बनने के रास्ते में जो नेगेटिव्स है वो ये है कि एक तो वो जेडीयू से हैं, दूसरा बीजेपी आज के डेट में कभी ये नहीं चाहेगी कि वो छोटे, हमेशा बीजेपी लॉन्ग टर्म सोचती है, तो वो ये नहीं सोचेगी कि बिहार इलेक्शन को देखते हुए कोई फैसला किया जाए और कोई उनका मास इंपैक्ट हो बिहार में जाके, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो बीजेपी ऐसा फैसला लेने के पहले ये सोचेगी कि लॉन्ग टर्म में कुछ देखा जाए। एंड लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि भाई कोई बीजेपी का हार्डकोर आइडियोलॉग हो, तो इनके चांसेस हैं, बट कह सकते हैं इनके चांसेस 30% है, ऐसा कि 30% बन सकते हैं, 70% ऐसे चांसेस हैं कि बीजेपी इनके साथ नहीं जाएगी। अभी भी ये मिनिस्टर है, उनको ऑलरेडी एक पद दिया जा चुका है, तो ऐसा नहीं है कि बार बार ये पद दिया जाए, क्योंकि किसी एक पक्ष को, किसी एक कम्युनिटी को वू करने के लिए ऑलरेडी 2 बार बीजेपी ये कर चुकी है, जहां पे पद, बड़ा बड़ा पद किसी ऐसे कम्युनिटी को दिया गया लेकिन वो बीजेपी के काम नहीं आया। चाहे वो धनखड़ साहब हो, चाहे जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे उनको दिया गया था, तो आपने देखा क्या हाल हुआ। तो इसलिए बीजेपी अब उस रास्ते दोबारा नहीं जाना चाहेगी। बीजेपी के बारे में एक चीज कही जाती है कि ये कोर्स करेक्शन बहुत जल्दी करते हैं, तो ये उनके बारे में नेगेटिव्स हैं। दूसरा नाम चल रहा है कि क्या जेपी नड्डा को बिठाया जा सकता है, तो उनके बारे में स्ट्रेंथ ये है कि वो एकदम कोर आरएसएस आइडियोलॉग हैं, बीजेपी में शुरू से रहे हैं। पहले वो छात्र राजनीति, पटना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से आते हैं, बिहार से पैदा हुए हैं, हालांकि हैं वो हिमाचल से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन उनका अभी भी जो राजनीतिक करियर है अभी भी बहुत बचा हुआ, और बीजेपी को उनको राजनीति में बहुत जरूरत है। एक बार क्या होता है कि जब आपको किसी को उपराष्ट्रपति बनाना होता है तो किसी ऐसे आदमी को आप भेजते हैं जिसकी राजनीति लगभग खत्म हो चुकी हो, तो उसको चाहते हैं कि एक सम्मानित पद मिले, एक सम्मान का पद दिया जाए और आगे बढ़ जाया जाए। तो जेपी नड्डा के बारे में अगर नाम चल रहा है तो जेपी नड्डा के बारे में पहले ही सिरे से खारिज कर दिया जाता है कि अभी भी उनकी राजनीति में बहुत सारा कुछ बचा हुआ है और गवर्नमेंट को उनकी जरूरत है, तो वो तो नहीं बनने वाले हैं। कुछ लोग बात कर रहे थे कि क्या जेपी नड्डा की बजाय शिवराज सिंह चौहान को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो ये उत्तर है कि नहीं। शिवराज सिंह चौहान को अगर उपराष्ट्रपति बनाना होता तो सीधा बीजेपी अध्यक्ष बना देते। अभी भी नहीं, अगले कम से कम 10-15 साल तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बहुत उपयोगिता है। सरकार में अगर किसी को रहना चाहिए, क्योंकि जो मंत्रालय वो देख रहे हैं बहुत क्रूशियल मंत्रालय है, और उनके जैसा एक मिनिस्टर है जो संवाद बना सकता है किसानों के साथ और उनकी समस्याओं पे काम कर सकता है और उस काम पे किसानों को भरोसा हो सकता है, तो उनकी बहुत जरूरत है अभी भी गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट उनको बनाने नहीं जा रही है, उन पे जो भी चर्चाएं चल रही हैं वो खाली कल्पनाएं हैं। तीसरा नाम जो चल रहा है वो चल रहा है रविशंकर प्रसाद का। क्या रविशंकर प्रसाद एक बीजेपी आइडियोलॉग है, बीजेपी से आते हैं, वो पहले छात्र राजनीति करते थे, फिर बीजेपी में उन्होंने काम किया, बहुत बड़े बड़े पदों पे रहे, मिनिस्टर रहे। उनकी बात चल रही थी कि उनको बिहार भेजा गया है, बिहार में उनको कुछ किया जा सकता है, बट बिहार में कुछ उनका दिखा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी उनका करियर देखा जाए तो बीजेपी में या फिर पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी वो पॉलिटिक्स के हिसाब से यंग है, ही वुड बी अराउंड 62-63। तो अभी अगर बीजेपी की पॉलिटिकल जो एम्बिशंस हैं उनमें रविशंकर प्रसाद का बहुत सारा काम है, तो रविशंकर प्रसाद तो नहीं बनने वाले हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा था कि क्या आरिफ मोहम्मद खान बनाए जा सकते हैं, तो अगर ये पूछेंगे तो हालांकि आरिफ मोहम्मद खान भी कांग्रेस से आते हैं, पहले वो कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे, जहां पे जब शाहबानो का मसला हुआ तो वहां पे उनको मिनिस्टर थे, मिनिस्टर से हटाया गया, वो खुद इस्तीफा देके चले आए थे सांसदी से। फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी से चुनाव हार गए। बाद में बीजेपी ने उन्हें गवर्नर बनाया, और वो एक ऐसे कम्युनिटी से आते हैं जो कम्युनिटी विरोध करती है, मुस्लिम कम्युनिटी जो कि विरोध करती है बीजेपी का कट्टरता के साथ। उनको खुद भी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम नहीं मानती, क्योंकि वो गीता की बात करते हैं, वो शास्त्रों से उपदेश देते हैं, वो रामचरितमानस की चौपाइयां और दोहे बताते हैं,
और उससे कहते हैं कि भाई कुछ चीजें हैं जो सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए लोगों को, और कुरान के भी जानकार हैं, लेकिन उनको मुस्लिम कम्युनिटी जो है खुद मुस्लिम नहीं मानती। तो हालांकि वो कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, ऐसा हो सकता है कि बीजेपी ये सोचते हुए उनके साथ आगे जाए, और बीजेपी आइडियोलॉग भी है, बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, जो अभी अभी फिलहाल बिहार के राज्यपाल हैं। लेकिन क्या आरएसएस उनके साथ जाना चाहेगा? एक। दूसरा, जो मैंने पहले बात कही थी कि किसी कम्युनिटी को खुश करने के लिए बीजेपी ने 2 बार करके देख लिया है, और दोनों बार ऐसा हुआ कि वो कम्युनिटी तो खुश नहीं हुई, उल्टा वो बीजेपी के अगेंस्ट चले गए। तो क्या बीजेपी दोबारा वो करना चाहेगी? एंड जैसा कि मैंने कहा, बीजेपी कोर्स करेक्शन करती है, तो इस बार भी कोर्स करेक्शन करेगी वो। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि कौन सा नाम हो सकता है? कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पत्रकार हैं, जो आप पार्टी है उसके पत्रकार हैं। अगर आपने कभी उनको टीवी पे वीडियो पे देखा रहेगा, वो एनडीटीवी पे बैठ जाते हैं और फिर कुछ बकवास करते रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो उनमें तो बातें चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ये कोरी बकवास है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की राजनीति अभी भी बीजेपी के हिसाब से, या यूपी पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए, तो उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, उनसे बड़ा मास लीडर कोई नहीं है। या मोदी के बाद आरएसएस अगर किसी को देख रहा है, आरएसएस छोड़ दीजिए, जनता अगर किसी को देख रही है, तो वो योगी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, लोगों से बात करने के मामले में, या ये कह लीजिए समन्वय के मामले में भी जिस तरह से उनको आंका गया था उससे बहुत बेहतर निकले हैं। उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है कि अब जनता आगे देखना शुरू कर चुकी है। तो ये अगर ये फैसला कहीं दूर दूर तक अगले 30 सालों तक होने के चांसेस नहीं है। तो आखिर बनेगा कौन? कौन होगा उपराष्ट्रपति? तो आपको बता दूं, पहले तो इस गवर्नमेंट में किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि कौन हो सकता है उपराष्ट्रपति, क्योंकि खुद बीजेपी के नेताओं को किसी को पता नहीं होता है। कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह भी कहते हैं कि हमें भी खुद को पता नहीं होता, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, ये सारी पार्टियां मिलकर तय करती हैं, और उसके बाद डिसाइड होता है कि किसके साथ हमें जाना है। और जब किसी के बारे में सोचा जाता है तो उसके बारे में लॉन्ग टर्म सोचा जाता है कि भाई ये क्या कर सकते हैं, इनके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, कहां पे ये हेल्प कर सकते हैं, कहां पे नहीं हेल्प कर सकते हैं, क्या उस पद को सुशोभित करने लायक है या नहीं है। अगर आपने देखे रहे कि कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस थे, जस्टिस चंद्रचूड़, उनके बारे में भी बात चल रही है कि जस्टिस चंद्रचूड़ को बनाया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि नहीं। अभी फिलहाल ऐसा कोई रिस्क नहीं लेने जा रही है बीजेपी। बीजेपी चाहेगी कि कोई उसका कोर आइडियोलॉग हो जो उस पद पे बैठे। एक बार कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो देखते हैं बीजेपी किसको इस पद पे बिठाना चाहती है, क्योंकि आप सबको पता होगा, अपडेट आया है कि चुनाव आयोग ने अपना जो ऑफिसर है इस चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए वो नियुक्त कर दिया है, और चुनाव की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है 1-1.5 महीने में ये तस्वीर साफ हो जाएगी, चुनाव भी हो जाएंगे और उसकी काउंटिंग का रिजल्ट तो सेम डे आ जाता है, तो पता चल जाएगा कि कौन उपराष्ट्रपति बन रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी जाएगी किसी कोर आइडियोलॉग के साथ एंड इंश्योर करेगी कि वो उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसके गवर्नमेंट के जो काम है वो डिसरप्ट ना हो और वो कहीं से भी इम्पैक्ट ना हो। तो इस तरह से बीजेपी देखते हैं किसको बनाती है। अभी फिलहाल अगर देखे जाए तो जो भी नाम आ रहे हैं कहीं ना कहीं से सोर्सों से, ये सारे स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि इस पे बीजेपी का कोई भी नेता बात करने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल आज के अंक में इतना ही, जहां पे हमने डिस्कस किया कि कौन हो सकता है उपराष्ट्रपति। अभी तक किसी के पास कोई उसका क्लू नहीं है, बट देखते हैं आगे आगे जैसे भी कोई नाम आता है हम अगेन चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।